हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है पुलिस चोरों को कैसे पकड़ती है। दोस्तों, पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है और एक सिस्टमेटिक ढंग से पुलिस के द्वारा काम किया जाता है। आम लोगों की धारणा यह है कि पुलिस सब जानती है और पुलिस जानबूझ करके किसी अपराधी को नहीं पकड़ती है क्योंकि इसमें उनकी मिलीभगत होती है, लेकिन यह सही नहीं है। दोस्तों, पुलिस को कितनी जानकारी है यह डिपेंड करता है कि वह व्यावसायिक रूप से कितना दक्ष है। उसे अपने एरिया के बारे में, अपने लोकेलिटी के बारे में जहां की वो पोस्टेड है, कितनी जानकारी है। बेहतर पुलिसिंग के लिए यह आवश्यक है कि एक पुलिस अधिकारी को अपने इलाके के प्रेस्टिजियस लोगों के बारे में जानकारी हो, वहां रहने वाले क्रिमिनल्स, सस्पेक्ट्स, कन्विक्टेड और बैड एलिमेंट्स के बारे में भी मालूमात होना चाहिए। उन पर सतत निगरानी रखने की आवश्यकता है और उस इलाके में कहां कहां बदमाशों के अड्डे हैं, कौन सी पॉश कॉलोनी है, कहां पर संभ्रांत लोग रहते हैं, इसकी सम्यक जानकारी होना जरूरी है। उसी तरह से प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अपने एरिया के टोपोग्राफी का पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी गली किस रास्ते में जाकर के मिलेगी, कौन सी रोड कहां तक जाती है, क्या रास्ते में नदी नाले पड़ते हैं, क्या पर्वत और हिली एरियाज या जिसको पहाड़ियां कहते हैं, जंगल के रास्ते, अगर उसके एरिया में जंगल पड़ता हो, इन सब के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है अगर आप सही ढंग से पुलिसिंग चाहते हैं। तो एक पुलिस अधिकारी के सफल होने के लिए यह जरूरी है कि उसे अपने इलाके के बारे में भरपूर जानकारी हो और इसके अलावा वहां रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों से उसका सीधा ताल्लुकात हो। पुलिस डिपार्टमेंट एक निश्चित संगठन पर काम करता है और उसके जो सबसे लोएस्ट जो यूनिट है उसको थाना बोलते हैं। प्रत्येक थाना अनेक बीट में विभाजित होता है और प्रत्येक बीट का एक इंचार्ज हेड कांस्टेबल लेवल का या एएसआई लेवल का अधिकारी होता है, जिसके अधीन 3 या 4 आरक्षक होते हैं। इन बीट अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि अपने इलाके के बारे में पूरी जानकारी हासिल करे और एक डायरी में वहां के बासिंदों के बारे में जानकारी हो, वहां पर रहने वाले हिस्ट्री सीटर, बैड कैरेक्टर, पूर्व सजायाब या संदेहियों के बारे में उसे पूरी जानकारी हो और उसका इंद्राज वो अपने डायरी में अंकित करे। और इसी तरह से उसे अपने बीट के टोपोग्राफी के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए। शहरों में 1 या 2 मोहल्ले के लिए एक बीट बनाए जाते हैं, लेकिन देहाती क्षेत्र के लिए 5 या 7 या 10 गांव को मिलाकर के एक बीट का निर्माण किया जाता है। यदि उस थाने में 60-70 गांव स्थित हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक थाने में 28 रजिस्टर रखा जाता है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर है रोजनामचा, जिसको कि अंग्रेजी में जनरल डायरी कहते हैं। और इस जनरल डायरी में थाना के मिनट टू मिनट की गतिविधियों के बारे में मुहर्रिर जो हेड कांस्टेबल लेवल का होता है उसके द्वारा इंदराज किया जाता है। इसके अलावा क्राइम रजिस्टर, क्रिमिनल क्लासिफिकेशन रजिस्टर, क्राइम क्लासिफिकेशन रजिस्टर और उद्घोषित बदमाशों का रजिस्टर, मैंने ऐसे बदमाश जिन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या जिन्हें कोर्ट के द्वारा उद्घोषित किया जा चुका है और जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, मतलब भागोड़ा साबित किया जा चुका है और जिसका उल्लेख रजिस्टर नंबर 10 में होता है, जिसको कि 10 नंबरी भी कहते हैं और इस पर फिल्म भी बन चुका है। दोस्तों, हर एक थाने में एक विलेज
क्राइम नोटबुक होता है, जिसको कि शॉर्ट में VCNB कहते हैं। और इसमें प्रत्येक गांव के या मोहल्ले के लिए एक पृथक से VCNB बनाई जाती है, जिसका कि 5 भाग होता है। प्रथम भाग में उस गांव के बारे में या मोहल्ले के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है, जैसे कि मैप लगाया जाता है, वहां पर कितने लोगों की संख्या है और उनकी क्या क्या जातियां हैं, उनकी माली स्थिति क्या है, कौन सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, कहां कहां स्लम एरिया है, इसके बारे में पूरी जानकारी विवरण में लिखा रहता है। दूसरे भाग में जो भी संज्ञेय अपराध घटित होता है उस मोहल्ले में, उसका एंट्री क्राइम रजिस्टर में तो होता ही है, साथ साथ VCNB के भाग 2 में भी किया जाता है। और तीसरे भाग में जो पूर्व सजायाब हैं या पूर्व सस्पेक्ट हैं या बैड कैरेक्टर हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, उसका उल्लेख भाग 3 में होता है। दोस्तों, यहां मैं बताऊंगा कि आखिर पूर्व सजायाब किसको कहते हैं। पूर्व सजायाब वो व्यक्ति होता है जिसको कि कोर्ट से सजा मिल चुकी है और वो सजा भुगतने के बाद में उस मोहल्ले में या गांव में रह रहा है। सस्पेक्ट या संदेही उस व्यक्ति को कहते हैं कि भले ही वो एक्विट हो चुका हो, मतलब अपराध कारित किया हो और उसमें उसे दंड नहीं मिला हो, उसे एक्विटल मिला हो, लेकिन फिर भी पुलिस के रिकॉर्ड में उसको संदेही माना जाता है और उस पर सतत निगाह रखी जाती है, क्योंकि अपराध में छूटने के बहुत सारे कारण होते हैं। और तीसरा, बैड कैरेक्टर, जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो जुए के अड्डे चलाते हैं, वेश्यालय का संचालन करते हैं या ड्रग ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, इन सब बदमाश लोगों के बारे में भी जानकारी भाग 3 में अंकित रहता है। भाग 4 में थाना प्रभारी द्वारा वार्षिक टिप लिखा जाता है उस मोहल्ले के बारे में या गांव के बारे में, और उसमें पूरे साल में जो भी घटना दुर्घटना हुई है या किसी को सजा मिली है या गांव की वर्तमान आर्थिक स्थिति में कोई तब्दीली आई है या कोई मेले का आयोजन हुआ है या कोई व्यक्ति उस गांव का ऐसा है जो MLA MP या पार्षद चुना गया है, तो जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं एक साल के अंदर में होती हैं उन सब का उल्लेख VCNB में के भाग 4 में किया जाता है। और भाग 5 में हिस्ट्री सीट का उल्लेख है, जिसके ऊपर निगरानी रखी जाती है। और ये भाग 4 में जो थाना प्रभारी के द्वारा जो वार्षिक टिप उस गांव या मोहल्ले के बारे में अंकित किया जाता है, वह एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है और उसको केवल सुपरवाइजरी अफसर, जो अधिकारिता क्षेत्र के DYSP या पुलिस अधीक्षक होते हैं, वो उस पर टिप अंकित करते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि इस गांव के बारे में या पर्टिकुलर जो विषय के बारे में जो थाना प्रभारी ने मुद्दे उठाए हैं उस पर और त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो ऐसा निर्देश DYSP या पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी को दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि किसी मोहल्ले में चोरी की घटना घटित होती है, तो सबसे पहले जो मकान मालिक है उनका कर्तव्य है कि वह 100 नंबर पर फोन करके पुलिस वाले को बुलाएं, और जब तक पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होता है, उसका मुआयना नहीं कर लेता है, तब तक किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएं और न घर के व्यक्ति को या बाहरी व्यक्ति को घटना स्थल पर प्रवेश होने दें, क्योंकि हो सकता है कि जो भी सेंट या गंध अपराधी के द्वारा छोड़े गए हैं या हो सकता है कि उसके द्वारा कपड़े या बाल छोड़े गए हों, तो उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट के द्वारा कलेक्ट किया जा सके और ट्रैकिंग डॉग ठीक ढंग से ट्रैक कर सके। मुकदमा कायम होने के बाद थाना प्रभारी उस केस को या तो स्वतः विवेचना करेगा या किसी अधीनस्थ को विवेचना करने के लिए सुपुर्द करेगा, और उसे अन्वेषण अधिकारी कहते हैं। अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल का मुआयना करेगा, वहां के लोगों का बयान लिखेगा
आसपास के लोगों के बयान दर्ज करेगा, कोशिश यह करेगा कि घटना कब घटित हुई, क्योंकि यह जरूरी है, क्योंकि इससे जो मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर बहुत सारे एक्टिव मोबाइल को जो उस समय में उस एरिया में चल रहे हों उसकी जांच की जा सकती है, उसका पीएसटीएन डाटा लिया जा सकता है, टावर लोकेशन ज्ञात किए जा सकते हैं और इस आधार पर एक्टिव मोबाइल को एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा कुछ खास लोगों को बुलाकर जो सस्पेक्ट हो उनसे पूछताछ की जा सकती है, उनके पास्ट एंटीसीडेंट के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। और इस माध्यम से मैंने एसपी अलीराजपुर रहते हुए 50 से ज्यादा संपत्ति संबंधी अपराध यथा चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती का पर्दाफाश किया था। लेकिन यह प्रैक्टिस उन इलाकों में ज्यादा इफेक्टिव है जहां पर की पॉपुलेशन थीन है, कम है। लेकिन शहरों में जहां पर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और 24 घंटे रास्ते पर आमद रफ्त होती रहती है, वहां पर यह टैक्टिस उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना कि उन इलाकों में जहां पर की आबादी उतना घनी नहीं है। दोस्तों, जब कोई अपराध घटित होता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट का काम यह है कि जो भी एविडेंस उसके द्वारा घटना स्थल से कलेक्ट किए गए हैं वह अपने हेडक्वार्टर में भेजे ताकि उन फिजिकल एविडेंसेस का एनालिसिस किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके। और उसी तरह से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के द्वारा जो फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए गए हैं संदेहियों के, उसे वह फिंगरप्रिंट शाखा सीआईडी डिपार्टमेंट को भेजे और वहां पर अधिकांश बदमाशों के फिंगरप्रिंट उपलब्ध हैं और जो घटना स्थल पर जो फिंगरप्रिंट उपलब्ध हुए हैं उसका मिलान अर्थात क्लासिफिकेशन पुलिस हेडक्वार्टर में स्थित सीआईडी शाखा के फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के द्वारा उसका क्लासिफिकेशन किया जा करके अपराधी को चिन्हित किया जाता है और उसके बाद में उसका ब्यौरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मतलब अन्वेषण अधिकारी को भेजा जाता है और फिर पूछताछ करने के बाद अन्वेषण अधिकारी सही आरोपी तक पहुंचता है, माल की बरामदी की जाती है और अपराधी को सजा दिलाने की कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, थाने में रखे क्राइम क्लासिफिकेशन रजिस्टर या क्रिमिनल क्लासिफिकेशन रजिस्टर या क्राइम रजिस्टर, ये तीनों महत्वपूर्ण रजिस्टर होते हैं जिसके माध्यम से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर घटना घटित होने के बाद में उनका मूल्यांकन करता है कि आखिर इस प्रकार के वारदात किसके द्वारा किए गए हैं, क्योंकि तरीका वारदात के आधार पर अपराधियों को पकड़ा जा सकता है और इसमें क्रिमिनल क्लासिफिकेशन रजिस्टर और क्राइम क्लासिफिकेशन रजिस्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं जब अलीराजपुर एसपी था तो इंदौर आईजीपी के द्वारा पूरे संभाग का क्रिमिनल क्लासिफिकेशन रजिस्टर और क्राइम क्लासिफिकेशन रजिस्टर तैयार किया गया था नए सिरे से और उसमें हम लोगों ने पूर्ववर्ती 10 साल के अपराधों का सिलसिलेवार ढंग से उसमें काफी मशक्कत करने के बाद में इंदराज किया था और फिर सभी जिलों को मिला करके संभाग का क्रिमिनल क्लासिफिकेशन और क्राइम क्लासिफिकेशन रजिस्टर तैयार किया गया था। दोस्तों, इन रजिस्टरों से अन्वेषण अधिकारी को काफी मदद मिलती है और वह अपराधियों को पकड़ने में कामयाब होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि संपत्ति संबंधी अपराध को उद्घाटित करने में पुलिस को काफी पसीना बहाना पड़ता है और उसमें उसका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का टेस्ट होता है। कौन पुलिस अधिकारी कितना ज्यादा व्यावसायिक रूप से दक्ष है, इसका कसौटी यह है कि उसके थाना क्षेत्र में संपत्ति संबंधी अपराध यथा चोरी, डकैती, लूट, नकबजनी में कितना प्रतिशत बरामदगी अर्थात रिकवरी
परसेंट और डिटेक्शन परसेंट क्या है? जब अन्वेषण अधिकारी को यह पता लग जाता है कि किस आरोपी के द्वारा यह अपराध घटित किया गया है, तो फिर धारा 27 एविडेंस एक्ट के तहत में उस चोरी गए मशरूका मैंने स्टोलन गुड्स की बरामदगी की जाती है और उस इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद में कोर्ट में चालान पेश किया जाता है। अगर संपत्ति की बरामदगी होती है तो चालान पूर्ण करने से पहले अन्वेषण अधिकारी द्वारा मशरूका का शिनाख्त परेड फरियादी से कार्यपालिक दंडाधिकारी यथा तहसीलदार या नायब तहसीलदार से कराता है और यह जरूरी है। और उसके बाद में चालान पेश किया जाता है। पर्याप्त सबूत होने पर आरोपी को कोर्ट के द्वारा सजा दी जाती है। इस तरह से पुलिस अधिकारी अपराध को उद्घाटित करने में और उसे रोकने में सफल हो जाता है। मैं कल यह बताऊंगा कि अपराधियों पर पुलिस किस प्रकार निगरानी रखती है। थैंक यू वेरी मच।